सभी साथियों का आज के इस सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं 12वीं अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप बुक है, उसका सेकंड चैप्टर हमने चला रखा और उसके महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो हमने क्लियर कर भी लिए हैं, जिसमें आपको पता है कि नया अनुपात किस तरीके से निकालते हैं, फ़ायदे का अनुपात किस तरीके से निकालते हैं, आपको जो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है उसको किस तरीके से समायोजित करना है, साथ में आपके गुडविल नया साझेदार लेकर नहीं आता है या नगद लेकर नहीं आता है या वो किस तरीके से उसका समायोजन करना है, ये सारी तमाम बातें पिछली कुछ क्लासों में हम कर चुके हैं। निश्चित रूप से जितनी भी आज तक यानी इस चैप्टर से रिलेटेड हमारी पिछली 11 क्लासेज हो चुकी हैं और ये 11 क्लासेज हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जो चैप्टर है वो आपका 11 नंबर का चैप्टर होने वाला है। साथ में कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम अगर होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो आज का जो सेशन है वो चाहे आपका स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम हो और चाहे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम हो या अकाउंट ऑडिट्स के एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम हो, उनके लिए भी आज का जो सेशन है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ये बात सिर्फ अपना जो थंबनेल है वो ये शो कर रहा है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हो तो सिलेक्शन होना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप पॉइंट टू पॉइंट्स बुक्स पढ़ते हो, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हो, आरबीएससी की बुक्स पढ़ते हो तो निश्चित रूप से उसका आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में सेम टू सेम नहीं आते हैं। आपने किताब को डीपली पढ़ा है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो उन लोगों के लिए भी आज का जो सेशन है वो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से नया साझेदार है वो ख्याति की राशि नगद लेकर नहीं आता है तो आपको क्या एंट्री करनी है। तो वहाँ पे एंट्री होती है आपकी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा उस अनुपात में उस ख्याति को बांटा जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट है वो समझना आवश्यक है। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे एक और शानदार टॉपिक्स के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आपके जो संचित लाभ है, क्या क्या है, संचित लाभ और हानियों का समायोजन, है ना। आपके जो पीएनएल है, आपके जो रिजर्व है, उनका समायोजन। देखो ये हर पॉइंट है ना वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 22 या 23 नंबर क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसको अगर आपको हल करना है तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी, ख्याति भी आपको समझनी पड़ेगी, नया अनुपात भी आपको निकालना पड़ेगा, फायदे का अनुपात भी आपको निकालना पड़ेगा, है ना। जो क्रेडिटर हैं, जो आपके असेट्स हैं, उसमें कमी और वृद्धि का भी आपको समायोजन करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स हैं वो आपके सवाल को हल करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आपने एक भी पॉइंट स्किप कर दिया, एक भी पॉइंट छोड़ दिया, एक भी पॉइंट आपको नहीं आता है तो वहाँ पर आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहाँ पे फिर आपके सवाल के सही होने की संभावना नहीं होती है। तो अपन बात करेंगे जो आपके रिजर्व हैं और जो आपके लॉसेज हैं उनकी बातें करेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो नया साझेदार प्रवेश करते ही जब वहाँ पे बंटवारा होता है, नए साझेदार हैं, उसके नए साझेदार के लिए जो पुराने साझेदार हैं वो त्याग करते हैं। तो त्याग करते हैं तो देखो त्याग तो वो करेंगे क्योंकि उनको हिस्सा अपना देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन आती है कि अगर पुराने जो लाभ है उनमें तो हिस्सा कौन नहीं देंगे, क्योंकि ये बांटने पड़ेंगे। जब आपको पता है कि साझेदारी में नया साझेदार प्रवेश करेगा तो वहाँ साझेदारी का पुनर्गठन होगा, यानी पुनर्गठन होगा तो नए साझेदार के प्रवेश से पहले जितने भी जो लाभ है उनमें हिस्सा किसका रहेगा, पुराने साझेदारों का रहेगा।
जितने भी जो हानि है उसमें हिस्सा किसका रहेगा, पुराने साझेदारों का रहेगा। इसलिए नया साझेदार जब प्रवेश करता है उससे पहले के जितने भी जो संचित लाभ है, जितनी भी हानियां है, उनको पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में आपको बांटना होता है। ये भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि पहले के जो लाभ है उस लाभ में पुराने साझेदार नए साझेदार को हिस्सा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो लाभ किसके, पुराने साझेदारों के हैं। और जो हानियां उसमें नया साझेदार हिस्सा लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पुराने साझेदारों की है। इसलिए साझेदारी का जब विलेख लिखा जाता है उस समय ये बात कह दी जाती है कि जो जितने भी जो लाभ और हानि है वो पुराने साझेदार वो पुराने अनुपात में से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वहाँ पे त्याग का अनुपात और फायदे का अनुपात कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। पुराने साझेदार है वो पुराने अनुपात में उस राशि को बांटेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, अपन इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, करें चर्चा। देखो कभी कभी फर्म में संचित लाभ विद्यमान होता है, यानी संचित लाभ यानी रिजर्व, P&L, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिविडेंड रिजर्व, ये सारे के सारे क्या होते हैं, संचित लाभ होते हैं। इन्हें प्रत्येक वर्ष कंपनी अपने जो लाभ होते हैं उनमें से एक रिजर्व के रूप में रखती है ताकि आपातकाल स्थिति में इस रिजर्व का प्रयोग करके कंपनी अपने आप को सेफ कर सके, है ना। कभी कभी फर्म में संचित लाभ विद्यमान होते हैं जिनको साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है, यानी आगे इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आगे जब नया साझेदार प्रवेश कर जाता है तो वहां पर साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है और वहां पे साझेदार पहले मान लो 2 थे तो अब 3 हो जाएंगे और पहले 3 थे तो अब 4 हो जाएंगे। इसलिए आगे इसे पूंजी खाते में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उन्हें वहां पर क्या करेंगे, प्रत्येक साझेदार के इंडिविजुअल खाते में उसे ट्रांसफर किया जाएगा। यह सामान्यतः सामान्य संचय, आपका संचय कोष है, रिजर्व फंड है, आपका लाभ तथा हानि है खातों के शेष के रूप में होते हैं। यानी आपका जनरल रिजर्व हो सकता है, रिजर्व फंड हो सकता है, P&L हो सकता है। ये 3 होते हैं जिसको क्या करते हैं, उस साझेदारों के मध्य बांटा जाता है। नए साझेदार इस तरह के संचित लाभों में भाग का अधिकारी नहीं है। नया साझेदार है वो इस प्रकार के जो लाभ है उसमें अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जितने भी लाभ हैं वो नए साझेदार के आने से पहले के हैं। तो आने से पहले के हैं इसलिए उसमें उनका हिस्सा नहीं है। इनका बंटवारा साझेदारों के पूंजी खातों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। यानी प्रत्येक साझेदार का जो इंडिविजुअल खाता होगा उसमें पुराने लाभ विभाजन अनुपात में वो राशि ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो और क्या है, इसी प्रकार यानी ये तो आपके लाभ होंगे, कौन कौन से, आपके सामान्य संचय, संचय कोष और लाभ, ये तो लाभ होंगे। लेकिन इसी प्रकार कुछ संचित हानियां भी हो सकती हैं जो कि लाभ हानि खाते के नाम शेष के रूप में फर्म के तुलन पत्र में दर्शाई जाती है। यानी आपको अगर P&L का क्रेडिट शेष है, P&L का क्रेडिट शेष है तो लाभ है, लेकिन P&L का डेबिट शेष है तो वहां पर हानि है। तो इस स्थिति में ये जो हानि है उसको भी पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में आपको बांटना पड़ेगा, है ना। यह संभव है कि इन सब को भी पुराने साझेदारों में पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाए। साझेदारों के पूंजी खाते में प्रत्येक साझेदार के उसके व्यक्तिगत खाते में वो सारी राशि है वो क्या की जाए, ट्रांसफर की जाए। क्यों? क्योंकि लाभ है और हानि है वो नए साझेदार के प्रवेश से पहले के, और प्रवेश से पहले के हैं इसका मतलब है कि प्रत्येक साझेदार को प्रवेश से पहले के जो हिस्से हैं वो पुराने साझेदार में बढ़ जाएंगे और नया साझेदार प्रवेश कर लेता तो उसके बाद जो भी नया अनुपात होगा उसमें बढ़ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो ये होगी आपकी लाभ है, आपका संचय है ना। तो ये आपकी एंट्री होगी, क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट DR, P&L अकाउंट DR, अदर रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में ये बांटी जाएगी। क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट DR, P&L अकाउंट DR, अदर रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल के हिसाब से ये एंट्री होगी। और अगर आपको हानि होती है, पिछले साल के कोई लॉसेस है,
है ना, कोई लॉस है, तो ये आपकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू P&L। ये भी आपका ओल्ड रेशियो ही होगा। क्या होगा? ओल्ड रेशियो ही होगा। तो दोनों ही चीज है वो आपको किस अनुपात में बांटनी है? पुराने अनुपात में बांटनी। बहुत बार ये प्रश्न आता है, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि पुराने संचय और जो हानियां है वो साझेदारों के किस अनुपात में बांटी जाती है? पुराने अनुपात में, नए अनुपात में, फायदे के अनुपात में, त्याग के अनुपात में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नए साझेदार के प्रवेश से पहले जितने भी आपके संचय हैं, आपके लॉसेज हैं, आपके P&L हैं, वो आपको पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटनी होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये दो प्रविष्टियां आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रविष्टि है, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें यहां से प्रश्न है वो बन सकता है। ओके, क्लियर है? सारी चीज क्लियर है ना? तो ये चीज आपको अपने जहन में रखनी है, अपने दिमाग में इनको सेट करके रखना है। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट यार, P&L अकाउंट यार, अदर रिजर्व अकाउंट यार टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट यार टू P&L। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो एक एग्जाम्पल है, उसके माध्यम से हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आपको एंट्री करनी है। देखो, राजेंद्र और सुरेंद्र एक फर्म में साझेदार हैं। क्या है? राजेंद्र और सुरेंद्र एक फर्म में साझेदार हैं जो 4:1 में के अनुपात में क्या करते हैं? लाभ का विभाजन करते हैं, है ना। 1 अप्रैल 2017 को नरेंद्र को फर्म में प्रवेश देते हैं। इस तिथि को फर्म में सामान्य संचय कितने का है? 20,000 का, और लाभ हानि खाते का नाम शेष यानी डेबिट शेष 10,000 रुपये। ये लॉस है। क्या है? ये लॉस है ना। 10,000 रुपये है, आपको रोजनामचा प्रविष्टि देनी है। ठीक है, प्रविष्टि किस तरीके से दोगे? तो ये आपकी बन जाएगी जर्नल, है ना। ये जर्नल का फॉर्मेट आपने देखा होगा, देखा ना। ये आपकी डेट होती है, ये पर्टिकुलर हो गया, ये LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब देखो सामान्य संचय है कितना? 20,000। पुराना अनुपात क्या है? 4:1। 4:1 है। तो ये ध्यान रखना कि नए साझेदार के प्रवेश से पहले जो भी चीज होगी वो पुराने साझेदारों के मध्य और पुराने अनुपात में ही बटेगी। तो नया साझेदार है वो कब प्रवेश कर रहा है? 1 अप्रैल 2017 को, और इस तिथि को यानी इसके प्रवेश करते समय संचय कितना है? 20,000 और हानि कितनी है? 10,000। तो इसको हमें बांटना है। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगा कि आपकी, पहला कौन सा है? पहला आपका सामान्य संचय जनरल रिजर्व। तो एंट्री हो जाएगी आपकी जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो ओल्ड कौन कौन है यहाँ पे? राजेंद्र और सुरेंद्र, है ना। तो टू राजेंद्र कैपिटल अकाउंट और टू सुरेंद्राज कैपिटल अकाउंट, है ना। अब देखो जनरल रिजर्व की राशि कितनी है? जनरल रिजर्व की राशि है 20,000, है ना। अब इस 20,000 को बांटना किस अनुपात में? 4:1 यानी 4:5, है ना। 4:5। तो 20,000 में 4 से गुणा और 5 का भाग, तो ये आगे आपके 4,000, यानी 4 को 4 से करेंगे तो इसके आ जाएंगे 16,000 और सुरेंद्र के आ जाएंगे 4,000। ये एंट्री हो जाएगी किसकी? जनरल रिजर्व को बांटने की। ठीक है, जनरल रिजर्व को बांटने की, जो आपका सामान्य संचय है उसको बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू राजेंद्र टू सुरेंद्र। राजेंद्र के हिस्से में 16,000 और सुरेंद्र के हिस्से में 4,000। इसी प्रकार ये लॉस है कितने का? 10,000 का। तो इसको बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी आपकी?
पी एंड एल अकाउंट डी आर, है ना, टू, सॉरी पी एंड एल नहीं, पी एंड एल अकाउंट डी आर नहीं होगा, क्रेडिट होगा, है ना। तो अब उसकी विपरीत एंट्री हो जाएगी, यानी राजेंद्र कैपिटल अकाउंट डी आर, सुरेंद्र आज कैपिटल अकाउंट डी आर, और टू पी एंड एल। अब पी एंड एल की यानी जो लॉस है, लॉस की हानि की राशि कितनी है, 10,000, है ना। तो इसी अनुपात यानी 4:1 में आप बांट देंगे, 4:1 में बांट देंगे, तो 10,000 में भाग दे देंगे 5 का, तो ये आ गया आपके 2,000। तो 2,000 को 4 से गुणा करेंगे तो 8,000 तो राजेंद्र के आ जाएंगे और 2,000 सुरेंद्र के आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 एंट्रियां हो जाएंगी। कब? कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है और उसके प्रवेश से पहले आपके पास रिजर्व है, आपके पास प्रॉफिट है, आपके पास अदर कोई रिजर्व है ना, तो उसको हम डिवाइड करेंगे। और अगर आपके पास लॉस है तो भी उन लॉस को भी आपको पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटना है। क्लियर है ये सारी बात जो हमने चर्चा की थी इन एंट्रियों के आधार पर, ये एंट्रियों के आधार पर चर्चा की थी जिसे पुराने अनुपात में बांटना है, वो सारी चीज क्लियर होगी ना, क्लियर होगी ना। अब देखो आगे और इसमें क्या हो सकता है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को ध्यान में रखना है ना, इसको अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जनरल रिजर्व अकाउंट डी आर टू राजेंद्र कैपिटल टू सुरेंद्र कैपिटल, है ना। जो आपके 20,000 है उसको 4:1 में बांट देंगे। आप सब जानते हैं कि अनुपात का ये होगी, कितना होता है, 4 + 1 5, तो 20,000 में 5 का भाग देंगे तो 4,000, 4,000 को 4 से गुणा करेंगे तो 16,000 और 4,000। इसी प्रकार से 10,000 को बांटेंगे तो 10,000 का भी जो रेशियो यही रहेगा 4:1, तो इसी अनुपात में इसको बांट देंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ गए सारी बात। तो देखो हर पॉइंट है वो आपको समझना जरूरी है, और अगर पॉइंट टू पॉइंट आप समझते चलोगे तो फिर आपको आगे किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं होगी। तो जनरल रिजर्व को बांटने की प्रविष्टि भी आपको आनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से प्रविष्टि करते हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। इस तरीके की प्रविष्टि है वो आपको छोटे क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप बड़ा क्वेश्चन करोगे तो बड़े क्वेश्चन में भी आपको ये समायोजन प्रविष्टि आनी जरूरी है। अगर ये समायोजन प्रविष्टि आपको नहीं आएगी तो फिर आपका सवाल है वो पूरा सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें जो आपके ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई होगी उसमें आपको समायोजन के रूप में ये सारी चीज वहां पे मिलेंगी, और इसलिए आपको सारी चीज वहां मिलेंगी तो उसको सही तरीके से आपको दिखाना जरूरी है। अगर एक भी मिस्टेक हो जाती है तो आपका पूरा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो आज के इस सेशन में हमने एक छोटा सा पॉइंट है वो छोटे से समय में हमने समझने का प्रयास किया है। ये कुछ मिनट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। अगर ध्यानपूर्वक आपने ये 15-20 मिनट 25 मिनट आपने आराम से अपने इस लेसन को दे दिए हैं, इस आज के सेशन को दिया है, तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। चाहे कंपटीशन एग्जाम हो और चाहे बोर्ड एग्जाम हो, तमाम एग्जाम में ये सारी चीज है वो आती है। और कॉमर्स को अगर आपने बेस के साथ समझ लिया, कंसेप्ट के साथ समझ लिया है, तो फिर आगे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज के सेशन में ये थी अपनी आज की चर्चा। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी आज के सेशन का फायदा मिल सके। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।